आज के क्लास में हम लोग क्रम विकास में विकास की क्रिया विधि पढ़ने वाले हैं। सारे जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ है और उसके लिए क्या क्या सिद्धांत दिया गया है, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में देख के थे। तो आज के इसका क्रिया विधि देखेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या है, एवोल्यूशन का किसी भी जीव का किस प्रकार से विकास हुआ है, उसके लिए क्रिया विधि क्या है। तो विकास की क्रिया विधि किसी भी जीव की वास्तविक रचना के दो कारणों से निश्चित होती है। उसका क्रिया विधि जो होता है उसका दो कारणों से ही निश्चित होती है। एक होता है आनुवंशिकीय और दूसरा होता है वातावरणीय। तो किसी का भी विकास, किसी भी जीव का विकास जो होता है या तो उसके आनुवंशिकी कारण होगा या दूसरा किस कारण से होता है, वातावरण के कारण ऐसा देखने को मिलता है। ये दो कारण होता है बेसिकली किसी भी जीव के विकास के पीछे। आनुवंशिक विकास उसका देखने को मिलता है या वातावरण के कारण उसमें जो विकास देखने को मिलता है। तो ये दो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है। पृथ्वी एवं पोषण तथा अथवा परीक्षण। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि लैमार्क ने विकास प्रकरण में केवल वातावरण पर ही बहुत अधिक बल दिए थे। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे ना कि जो लैमार्क साहब थे ये क्या बोल रहे थे, ये सिर्फ बोल रहे हैं कि वातावरण के कारण ही क्या होता है, विकास होता है। वातावरण के कारण ही जीवों का विकास देखने को मिलता है और एक जीव से चाहे नए जीवों का निर्माण होता है। जैसे कि ये किसके बारे में, तो जिराफ के बारे में एग्जाम्पल दिए थे कि जिराफ जो होता है वो अपने गर्दन को यूज करते करते अपना गर्दन क्या कर लिया था, लंबा कर लिया था। ये वातावरण के कारण ही ऐसा होता है। ये लैमार्क का सिद्धांत था, ठीक है। इसके विपरीत विषमान दूसरी ध्रुव पर थे। ये विषमान तो दूसरी ध्रुव पर थे। उन्होंने विकास प्रकरण में सर्वप्रथम वातावरण की बिल्कुल उपेक्षा कर दी, परंतु बिल्कुल स्पष्ट है कि आनुवंशिकी इतनी स्थिर होगी और इनकी उत्परिवर्तनीय होगी तो नई जाति का निर्माण असंभव हो जाएगा, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि विकास नहीं होगा। अब देखो इनके द्वारा बताया गया, ये क्या नाम बताया गया, विषमान। इन्होंने कहा कि अगर आनुवंशिकी को स्थिर कर दिया जाए, अगर आनुवंशिकी कोई परिवर्तन नहीं होगा, आनुवंशिकी का मतलब बार बार बताते आ रहे हैं, ये मत कोई समझ में आया कि आनुवंशिकी का मतलब ही नहीं समझ में आए तो अभी से कि ये जो बता रहे नहीं समझ में आएगा। आनुवंशिक का मतलब होता है जो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में, तो उसी को हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं, उसी गुण को। तो अगर उसमें परिवर्तन ना आए, उसको अगर स्थित कर दिया जाए तो कभी भी एक जीव से नए जीवों का या नई जाति का निर्माण कभी भी हो ही नहीं सकता। इनके द्वारा बोला गया ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आनुवंशिकी को स्थिर कर दिया जाए, उसको पूरी तरह से रोक दिया जाए तो, ठीक है। ये दोनों में विभिन्नता था। लैमार्क का अलग अपना सिद्धांत था, विषमान का अलग अपना सिद्धांत था। डार्विन, अब देखो लैमार्क उसके बाद डार्विन में भी अपना कुछ सिद्धांत दिए थे। डार्विन ने वर्षों तक निरंतर अपने अध्ययन के मध्य अत्यधिक आंकड़े एकत्र किए, जिससे उन्होंने यह सिद्ध किया कि जातियों के भीतर विभिन्नताएं रहती है। अब देखो डार्विन का सिद्धांत था कि जितना भी जाति होता है, देखो हमेशा जाति का मतलब हो गया जैसे मनुष्य तो मनुष्य एक जाति हो गया, कुत्ता तो कुत्ता एक जाति हो गया, बिल्ली तो बिल्ली एक जाति हो गया। तो इनका मानना था कि जितना कोई भी एक जाति लेते हैं तो उसके जातियों में ही बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलता है। उसके जाति में भी क्या होता है, बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलता है। उन्होंने यह भी देखा कि माँ बाप से उत्पन्न संतानों में भी थोड़ा बहुत विभिन्नता होती है। और वैसे देखने को मिलता है जो माँ बाप से उत्पन्न जो संतान होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ माँ बाप से क्या होता है, विभिन्नता होते हैं, एक माँ बाप की तरह नहीं होते हैं। तो ये डार्विन का कहना था, तो सच भी है, ऐसा देखने को भी मिलता है। डार्विन के स्वयं के इस क्षेत्र में प्रेक्षण तथा अन्य वैज्ञानिकों के अनुसंधानों के आधार पर उन्होंने अंततोगत्वा यह निष्कर्ष निकाला कि जातियाँ परिवर्तनीय हैं। तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, जब बहुत सारे रिसर्च कर लिए तो उन्होंने ये बताया कि जो जाति हो है ना वो परिवर्तनीय है। जाति जो होते हैं परिवर्तनीय है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अभी हम अगर जाति का बात करते हैं तो जाति हम लोग का क्या मनुष्य है, तो मनुष्य बदल कोई दूसरा जाति का रूप ले लेगा।
तो डार्विन का जो मत था ना वो और लोगों से विपरीत होता था। इनका कहना था कि जाति हमेशा स्थिर होता है, जाति नया जाति एक जाति से नया जाति का निर्माण नहीं होता है। उन्होंने लेकिन ये भी कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि वास्तव में इनमें लंबे समय के अंतराल में परिवर्तन होता है, बहुत समय के बाद इनमें परिवर्तन होता है और किसी भी जाति में प्राणियों के मध्य ये विभिन्नताएं डार्विन सिद्धांत के प्रतिपादन के आधार बनी। और जाति के प्राणियों के मध्य जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, इनका मेन फोकस यही था कि जो एक जाति के लोग होते उन्हीं में क्या होता है, बहुत ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलता है। और प्राकृतिक विभिन्नता, प्रकृति के चयन के कारण ऐसा विभिन्नता होता है, उनका मानना था डार्विन का। ठीक, ये तो हमने देखा कि विभिन्नता जो विभिन्नता होती है, विभिन्नता का विकास प्रक्रम में अत्यधिक महत्व है। विभिन्नता का विकास प्रक्रम में जो प्रोसेस होता है विकास का, वो विभिन्नता होने के कारण ही ऐसा होता है। प्राकृतिक के अनुवांशिक विभिन्नताओं का चयन करती है। तो देखो, प्राकृतिक ही है जो अनुवांशिक जो विभिन्नता होती है उसी का चयन करती है, किसको जीवित रखना है, किसको जीवित नहीं रखना है। जो जीव अपने वातावरण में प्रति अधिक उपयुक्त बनते हैं, अब देखो वही जीव जीवित रहता है जो वातावरण के प्रति अपने आप को क्या अधिक उपयुक्त बनाते हैं, अधिक उपयुक्त बनाते हैं, वही क्या होता है, वातावरण में जीवित रह पाते हैं। अदरवाइज दूसरा प्रकार का अगर कोई भी विभिन्नता उत्पन्न होती है तो वो जीव जीवित नहीं रह पाते। इन चयनित विभिन्नताओं के वातावरण के प्रति अधिक अच्छी प्रकार से अनुकूलित हो जाता है और समय की गति के साथ साथ गतिशील चयन के फलस्वरूप एक नवीन जाति का निर्माण हो जाता है। देखो, वैसे ही जब इसमें विभिन्नताएं आता है तो वातावरण के साथ वो क्या होता है, अनुकूलित होता है, वातावरण के साथ वो गतिशील होता है, वो अपने आप को ग्रोथ करते जाता है और धीरे धीरे ग्रोथ करते जाते जाते अपने आप क्या होता है, बाद में जाके एक नए जाति का निर्माण हो जाता है। तो ये जो अनुकूलित होता है तभी जाके हो पाता है। अगर अनुकूलित नहीं होता है वातावरण के अनुसार तो क्या होता है, आते ही मतलब हम लोग बोल सकते हैं वो पृथ्वी पर आते ही उसका जन्म होते ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मर जाता है। तो ऐसे जाति का विकास फिर नहीं हो पाता है। आगे दिया है संश्लेषण सिद्धांत। संश्लेषण सिद्धांत विकासवाद का सबसे आधुनिक सिद्धांत है। तो ये जो संश्लेषण सिद्धांत दिया हुआ है ये विकासवाद का सबसे आधुनिक सिद्धांत बोला जा रहा है, मतलब सबसे नया सिद्धांत है। इसके पहले बहुत तेरे वैज्ञानिक ने बहुत से विचार प्रस्तुत किए और यह बताने की कोशिश की कि जीवों का विकास किस तरह से हो सकता है, और इनमें से करीब हर एक वैज्ञानिक ने सिर्फ एक या दो कारणों को ही विकास के लिए आवश्यक बताया। जैसे हार्गो डी ब्रिज ने कहा कि उत्परिवर्तन एकमात्र ऐसा कारण है जिसके कारण विकास संभव है। उत्परिवर्तन के बारे में जान चुके हैं, जब किसी जाति में अचानक से जाति में कोई नए जीव का निर्माण होता है, अचानक से कोई परिवर्तन आ जाता है, कोई जीव में अचानक से कोई नया परिवर्तन आ जाता है जिससे नए जाति का निर्माण हो जाता है, उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो हार्गो डी ब्रिज ने बताया सबसे पहले उत्परिवर्तन ही एक कारण है जिससे क्या होता है, नए जाति का निर्माण होता है। उसने विकास में भाग लेने वाले दूसरे महत्वपूर्ण कारकों का अत्यधिक ही गौण बताया और कहा कि वे या तो विकास में कोई भूमिका ही नहीं निभाते और अगर कभी कुछ भाग भी लेते हैं तो करीब नग्न रूप में रहते हैं। तो इन्होंने बताया कि बाकी जितना भी कारक है वो क्या है, गौण है, सेकेंडरी है। वो गौण का मतलब होता है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कारक है जो कि विकास में भाग लेता भी है और कभी नहीं के बराबर भी लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको दी, तो ये उत्परिवर्तन को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी। आगे दिया हुआ है अनुकूली विकिरण। गैलपैगोस द्वीप पर, गैलपैगोस एक द्वीप समूह है, ठीक है, द्वीप समूह किसको बोलते हैं, तो जिसके चारों तरफ से पानी रहता है। डार्विन ने एक विशेष प्रकार के काली छोटी चिड़िया देखा। डार्विन ने वहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया देखा था, डार्विन जिसको नाम दिया गया था डार्विन फिंच। उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप में विभिन्न प्रकार के
फिंच पाई जाती है। अब वहाँ पे जो फिंच था, जो चिड़िया था, उसी प्रकार के बहुत सारे वहाँ पर फिंच पाई जाती है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के। उनके परिकल्पित सभी प्रकार के फिंच उसी द्वीप में विकसित हुई थी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि सब जितना प्रकार के यहाँ पे जो फिंच है, ये जो चिड़िया है, सब इसी द्वीप में विकसित हुआ है। यह पक्षी बीजपत्री के साथ अन्य स्वरूप में अनुकूलित हो सकता था। यह मतलब बीजपत्री के साथ, अपने बीजपत्री के साथ ये दूसरे जगह भी क्या जीवित रह सकता था। चोंच के ऊपर उठने के साथ ही ये कीटभक्षी या शाकाहारी फिंच में परिवर्तित हो गया। देखो पहले क्या था, ये बीज वगैरह को खाता था, ठीक है, लेकिन इसका धीरे धीरे चोंच उठते गया और ये कैसा हो गया, कीटभक्षी हो गया, कीटों को खाने लगा या शाकाहारी चीज को खाने लगा। जो फिंच था पहले क्या था, बीजपत्री था, मतलब ये सिर्फ बीजों को खाता था, किसी चीज का बीज ये खाता था। लेकिन बाद में ये कीटभक्षी भी हो गया चोंच बड़ा होने के कारण, और ये कीटभक्षी मतलब कीटों को खाने लगा और शाकाहारी दोनों प्रकार के ये बन गया। इस तरह एक भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास अथवा विभिन्न प्रजातियां के विकास प्रक्रम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु से होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने की अनुकूली विवरण कहा गया। अब यही क्या हुआ कि यहाँ से दूसरे जगह भी ये फैलने लगा। जैसे कि उड़ने वाला चिड़िया है, पक्षी है, ये दूसरे जगह भी फैलने लगा, और यही जब अलग अलग जगहों पर फैलकर अलग अलग प्रजाति का निर्माण किया, उसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, अनुकूली विकिरण कहा बोला जा रहा है इसको। जैसे पहले इसका चोंच देख कैसा था, बाद में धीरे धीरे परिवर्तित हो गया, ये किस प्रकार का हो गया देख सकते हैं। बाद में ये कीटभक्षी बन गया, कीटों को खाने वाला। ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल एक दूसरा उदाहरण है। एक ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया है मार्सुपियल, एक दूसरा उदाहरण। इनमें अधिकांश एक दूसरे से भिन्न थे, ऐसा बहुत सारा था और सब एक दूसरे से क्या थे, भिन्न थे, एवं ये सभी महाद्वीप के अंतर्गत थे। ये सभी के सभी एक महाद्वीप के अंतर्गत थे। जब एक से अधिक अनुकूलित विकिरण एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में परिणत हो गया, मतलब वही चीज़ बताया जा रहा है कि ये अलग अलग था, मतलब अलग अलग प्रकार के ऐसा मतलब जीव था, जो कि क्या हुआ कि एक से अधिक विकिरण होने के कारण अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में फैल गया, अलग अलग जगहों पे चला गया। तो इसे हम लोग क्या करें, अपसारी विकास करें। ऐसा जब होता है तो उसको हम लोग क्या कहा जाता है, अपसारी, मतलब एक जगह से उत्पन्न होकर जगह अलग अलग जगहों पे फैल जाना, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, अपसारी विकास कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस बात को ध्यान में, जब एक जीव का बहुत सारे एक ही प्रकार के जीव एक महाद्वीप में था, और वही क्या हुआ, धीरे धीरे सारा बहुत जगह भू स्थल पर फैल जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी विकास के नाम से जानते हैं। जब एक से अधिक अनुकूलित विकिरण एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में परिणत हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारित विकास कहते हैं। तो इसको डॉट करके लिखना है, अपसारित विकास पहले डॉट करके हेडिंग डालना है, अभिसारी विकास, हेडिंग डालना है अभिसारी विकास, हेडिंग डाल के इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। आगे दिया है डार्विनवाद पर आधुनिक मत। जो डार्विनवाद का जो सिद्धांत था, उस पर आधुनिक मत क्या है, आधुनिक लोग इस पर क्या कह रहे हैं। हार्डी वेनबर्ग संतुलन, वो इस पर क्या कह रहे हैं, इसके बारे में दिया हुआ है। हम पहले हार्डी वेनबर्ग नियम संतुलन के विषय में जानने के पश्चात विभिन्नता के कारणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे किसका नियम, हार्डी वेनबर्ग संतुलन का सिद्धांत को हम लोग समझेंगे। ब्रिटेन के गणित शास्त्र वैज्ञानिक ये थे, एवं जर्मन पदार्थ वैज्ञानिक वेनबर्ग ने 1908 में एक नए नियम का प्रतिपादन किया, जो एक फार्मूला दिखाया जा सकता है। और ये फार्मूला दिखाए थे P+Q के होल स्क्वायर, ये मैथमेटिकल फार्मूला है, सबको पता ही होगा। A+B के होल स्क्वायर की जगह यहाँ पर P+Q लिखा हुआ है, ठीक है। P+Q के होल स्क्वायर P² + 2PQ+Q²। यह विकासहीन आबादी का आनुवंशिक संरचना के संबंध में बताता है। ये क्या बताता है, विकासहीन आबादी, जहाँ पर आबादी का विकास नहीं होता है, वहाँ आनुवंशिक संरचना के संबंध में ये बता रहा है। अब क्या बता रहा है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एवं इसे हार्डी वेनबर्ग संतुलन कहते हैं। इस फार्मूला को क्या बोलते हैं, हार्डी वेनबर्ग संतुलन कहते हैं इसको।
इस फार्मूला में कहा गया कि जीन बारंबारता एवं जीनोटाइप बारंबारता एक बड़ा अंतरसंगत आबादी में है। जीन बारंबारता बोले एवं जीनोटाइप बारंबारता मतलब जो रिपीटेशन करता है, जो एक प्रकार का होता है, जिसमें संगत अनियमित रूप से होता है, जिसमें संगत जो होता है अनियमित रूप से होता है और अभिगमन चयन या उत्परिवर्तन अनुपस्थिति है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थित रहेगा। यह कहा जा सकता है कि यदि विकास के अन्य सभी कारक स्थिर है, मतलब विकास के सारा कारक को क्या कर देना है, सारा जो भी विकास का कारक होता है उस सबको स्थिर कर दे, स्थिर रहे, तब एक क्या होता है, तब एक आबादी में पीढ़ी दर पीढ़ी विशेष जीन एक एलील भी स्थित रहेगा। अगर सबको संतुलित कर देंगे तो हम लोग जानते हैं एलील जो होता है, एलील हम लोग पढ़ चुके हैं। एलील जैसे टी दिखाते थे, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे और बौने पौधा के लिए, तो इसी को एलील कहते हैं। तो एलील भी उसका जीन का एलील भी होगा तो भी क्या होगा, स्थिर होगा। इस प्रकार अस्तित्व के अनुवांशिक संतुलन कहते हैं। तो इस प्रकार को हम अनुवांशिक संतुलन कहते हैं जब ये सब चीज़ स्थिर रहेगा तब। संतुलन में अंतर होने से उसे विकास कहते हैं। संतुलन में अगर देखो हम लोग को जो जीन होता है, अगर जीन पूरी तरह से स्थिर हो जाए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, अनुवांशिक कोई भी परिवर्तन नहीं है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में भी कोई परिवर्तन नहीं है, तो उसको हम लोग अनुवांशिक संतुलन के नाम से जानते हैं। लेकिन जब संतुलन में क्या होता है, संतुलन में जब विकास होने लगता है, संतुलन में कोई अंतर आ जाता है, तो संतुलन में अंतर आने के कारण ही क्या होता है, विकास शुरू होता है। अगर अंतर नहीं आएगा, अनुवांशिक संतुलन बना रहेगा तो कोई भी विकास नहीं होगा और उससे नए आबादी या नए जाति का निर्माण कभी भी नहीं होगा। एक आबादी में एलील ये जीनोटाइप बारंबारता में विकास बल परिवर्तन लाता है। तो जब या तो एलील में परिवर्तन आए या उसके जीनोटाइप में परिवर्तन आए, जीनोटाइप अनुपात हम लोग देखे थे, तो उसमें परिवर्तन आए तभी जाके क्या होता है कि विकास में परिवर्तन होता है। अर्थात हार्डी वेनबर्ग संतुलन में परिवर्तन लाकर आनुवंशिक स्तर पर विभिन्नताएं ला सकता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जब इसमें परिवर्तन आएगा तभी जाके आनुवंशिक स्तर पर विभिन्नता देखने को मिलता है, या तो उसके जीन में या उसके जीनोटाइप बारंबारता में परिवर्तन आए तभी जाके हम लोग को विभिन्नता देखने को मिलता है। और ये क्या क्या विभिन्नता नजर आना चाहिए, हो सकता है उत्परिवर्तन हो जाए या कुछ संयोजन हो जाए या जीन का अभिगमन या फ्लो होना, माइग्रेशन मतलब एक जीन दूसरी जगह चला जाए, आनुवंशिक प्रसार हो जाए, आनुवंशिक प्रसार मतलब एक आनुवंशिक गुण दूसरे में समा जाए, प्राकृतिक चयन द्वारा हो सकता है। तो ये सब क्या है, विकास का शब्द है, जिससे क्या हो सकता है, ये सब कारणों से विकास हो सकता है जीवों का और नए जाति का निर्माण हो सकता है। क्या क्या, तो उत्परिवर्तन के कारण, संयोजन के कारण, जीन अभिगमन के कारण, आनुवंशिक प्रसार के कारण, प्राकृतिक चयन के कारण, ये सब कारणों से क्या होता है, कभी भी नए जाति नए जीव का निर्माण हो सकता है। सबसे पहले इसमें हम लोग उत्परिवर्तन के बारे में देखेंगे। उत्परिवर्तन में क्या दिया हुआ उसको हम लोग देखते हैं। आर्गो डी ब्रीज एक डच वनस्पति वैज्ञानिक थे। उन्होंने विकास की एक ऐसी रेखा प्रस्तुत की जो अब अत्यधिक महत्वपूर्ण समझी जाती है। तो उन्होंने एक विकास का रेखा प्रस्तुत की है जो कि अभी के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। उन्होंने यह मत प्रकट किया कि उत्परिवर्तन ही विकास का वास्तविक कारण है। तो उन्होंने कहा कि उत्परिवर्तन ही विकास का वास्तविक कारण है। उत्परिवर्तन होता है तभी जाके विकास होता है और नए जाति का निर्माण होता है। यद्यपि गाल्टन, बेटसन इत्यादि सभी उत्परिवर्तन के महत्व को मानते थे, परंतु डी ब्रीज ही थे जिन्होंने उत्परिवर्तन सिद्धांत के वास्तविक प्रतिपादन किया। मतलब उनके ऊपर ये रिसर्च किए जाते उत्परिवर्तन के ऊपर और ये बताए कि उत्परिवर्तन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। यही क्या कराता है, विकास कराता है। उन्होंने विभिन्नताओं का अत्यंत गहन अध्ययन किया और अपने अध्ययन के मध्य दो मुख्य बातों का प्रेक्षण किया जो निम्नलिखित दिया गया है। उन्होंने बताया कि उत्परिवर्तन के कारण किस प्रकार से विकास होता है, तो उसके लिए दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात बताए। पहला बात है प्राथमिक जातियों का उत्पत्ति। सबसे पहले यहाँ पर लिखा प्राथमिक जातियों की उत्पत्ति। डी ब्रीज के अनुसार अनेक जंगली और उगाए गए
जातियों। अब देखो दो प्रकार के जाति होते हैं, एक जंगली होता है और एक क्या पालन पोषण करके या हम लोग बोकर उगाते हैं। तो दो प्रकार के जातियों के मध्य विभिन्नताएं पाई जाती है। उन्होंने कहा कि जब हम लोग यह जंगली जाति का बात करें या जो उगाए गए जाति है, वो दोनों में हमेशा अंतर देखने को मिलता है। ये छोटे छोटे परिवर्तन के में ही रहता है, छोटे छोटे परिवर्तन ही रहता है जिसको दिखाई देता है। इसका वास्तविक प्रजनन होता है, इनका वास्तविक प्रजनन होता है, किंतु विभिन्नताएं बहुत स्पष्ट नहीं थी। विभिन्नता तो था जो जंगली था और जो उगाए गए जाति था। हम लोग किसी धान का बीज ले सकते हैं, किसी भी पेड़ पौधा को जो उगाते हैं लोग बोते हैं और वही जो जंगल में उग जाए, दोनों में विभिन्नताएं होती है। ये बता रहे थे दोनों में विभिन्नताएं होती है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है। डी ब्रिज ने यह विभिन्नताओं को प्राथमिक जातियां कहा। तो वही जो विभिन्नता था उसको इन्होंने नाम दिया क्या, प्राथमिक जातियां। यद्यपि वास्तव में कुछ अस्थिर विभिन्नताएं भी इस प्रकार की प्राथमिक जातियों में सम्मिलित थी। तो आगे क्या बोल रहे थे, ये तो हो गया है कि एक ही प्रकार के जाति अगर जंगली है और उसको उगाया जा रहा है तो दोनों में विभिन्नताएं देखने को मिलता है, दोनों अलग अलग प्रकार के देखने को मिलता है। इनोथेरा में उत्परिवर्तन, इनोथेरा लैमार्कियाना, जिसको इनविंग प्रीमरोज भी कहते हैं, बगीचे में एक पौधा, इसमें पीले फूल होते हैं। अब देखो इनोथेरा में उत्परिवर्तन किस प्रकार से देखने को मिला है उसके बारे में समझाएं। इनोथेरा सबसे पहले एक पौधा है जिसमें फूल का कलर कैसा होता है, तो पीला होता है। सबसे पहले ध्यान रखना इनोथेरा में उत्परिवर्तन ये दिखाए थे और किस प्रकार से दिखाए थे उसको समझेंगे लोग। तो सबसे पहले ध्यान रखना इनोथेरा एक पौधा है जिसमें फूल कैसा होता है, तो पीला कलर का, जो शाम को खिलता है। कब खिलता है ये फूल कब खिलता है, तो शाम में खिलता है। हॉलैंड में यह पौधे अक्सर जंगली रूप में पाए जाते हैं। हॉलैंड जगह है जहाँ पे ये पौधा जो होता है जंगली रूप में पाया जाता है, वहाँ पे लोग इसको उगाते नहीं है, जंगल में पाए जाते हैं। डी ब्रिज ने एम्स्टर्डम हॉलैंड के निकट, मतलब हॉलैंड के निकट एक जगह था, आलू के एक परित्यक्त खेत में इन पौधों में कुछ विभिन्नताएं देखी। अब देखो आलू के खेत में इसको उगाया गया था यही पौधा को, तो वहाँ पे उन्होंने ये विभिन्नताएं देखी, सामान्य जानकों से काफ़ी भिन्न थी। जो हॉलैंड में ये पाया जा रहा था उससे ये अलग था। डी ब्रिज ने इन पौधों की बहुत सी जड़ों बीजों को लेकर अपने बगीचे में उगाया। अब इन्होंने क्या किया कि उसका पौधा का बीज लिए, जड़ लिए और अपने बगीचे में उगाए, जिससे लगभग 50,000 पौधे उगे। तो उन्होंने 50,000 लगभग इसका पौधा उगाया अपने बगीचा में। उन्होंने देखा कि इनमें से काफ़ी पौधे ऐसे थे जो इस तथ्य का प्रदर्शन कर रहे थे कि ये कम से कम 7 या बिल्कुल सुस्पष्ट नवीन जातियों से संबंध थे। अब देखो इनमें कम से कम 7 अलग अलग रूप दिख रहा था और ये साफ साफ नए जातियों से मेल खा रहा था। तो इनमें प्रत्येक में वास्तविक प्रजनन होता था, इसमें पूरी तरह से वास्तविक प्रजनन होता था। और इन पौधों में डी ब्रिज ने उत्परिवर्तित, वास्तविक प्रजनन का मतलब है जो पौधा लेके आए हैं इसको अपने में प्रजनन करा रहे थे, कहीं दूसरे पौधा से प्रजनन नहीं हो रहा था। उत्परिवर्ती कहा गया। इन पौधों के अतिरिक्त डी ब्रिज के 2 और पौधे प्राप्त हुए जिनमें वास्तविक प्रजनन नहीं था, किंतु ये पौधे अपने जनकों की भांति उत्परिवर्तन की उत्पत्ति कर रहे थे। अब देखो 2 पौधा ऐसा भी था जिसमें वास्तविक प्रजनन नहीं था। अब देखो दोनों का मतलब समझ लो, वास्तविक प्रजनन नहीं होने का मतलब क्या है। मान लो कि हम बहुत सारे पौधा लगा दिए, तो हम लोग पता है पौधा में एक में परागकण होता है और एक में क्या होता है, स्त्री केसर होता है। जब परागकण निकल के स्त्री केसर तक जाता है और उससे बीज का निर्माण होता है, यही हम लोग पढ़ते हैं। तो जो परागकण होगा ना, इसके अपने ही पौधे में से किसी न किसी का परागकण यूज होगा, तो उसको हम लोग वास्तविक प्रजनन कह रहे हैं। अब कहीं दूसरे जगह से परागकण आ गया, तो जंगली हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, और आकर इसके साथ निषेचन करके बीज का निर्माण कर दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक प्रजनन नहीं है। तो उनके बगीचे में 2 पौधा ऐसा था जिसमें वास्तविक प्रजनन नहीं हुआ था, किंतु ये अपने पौधा इसमें भी उत्परिवर्तन नजर आ रहा था। वास्तविक प्रजनन नहीं था, फिर भी इसमें उत्परिवर्तन नजर आ रहा था। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। इन 9 पौधे से आरंभ करके
डी ब्रिज निरंतर इसको अपने बगीचे में उगाते रहे और बहुत बार ये आगे उगाते रहे एवं इसका अध्ययन करते रहे। उन्होंने देखा कि वे ही 7 उत्परिवर्तक पौधे हर वर्ष लगातार अपने फूल जनकों से उत्पन्न हो रहे थे। मतलब वही 7 उत्परिवर्तन हम लोग देख रहे थे, जो 7 परिवर्तन देखने को मिला, हमेशा वही उत्परिवर्तन देखने को मिल रहा था। डी ब्रिज ने अपने इस लंबे अध्ययन के आधार पर उत्परिवर्तन सिद्धांत को प्रतिपादन किया, जिनको मुख्य बातें निम्नलिखित था। अब इन्होंने और क्या क्या इसमें बातें बताया उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डी ब्रिज के अनुसार नई जाति का निर्माण किसी विशेष दिशा में छोटी छोटी अस्थिर विभिन्नताओं को एकत्र होने के कारण नहीं होता है, वह सामान्य जनकों के संतानों के अचानक सुस्पष्ट परिवर्तन उत्पन्न होने के कारण ऐसा होता है। तो सिंपल सीधा सा बात, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इसको और ख़त्म करते हैं। बेसिकली ये इनका कहने का मतलब था, जब एक जगह जंगली पौधा है, जंगली अगर पेड़ पौधा है, इसको वहाँ से लाकर अगर हम यहाँ पे इसको अपना से लगाए, अपना से इसको बोए, तो बोने से उसमें कुछ अलग चीज़ देखने को मिलता है। और उनको 7 परिवर्तन, मतलब 7 परिवर्तन उसमें देखने को मिल गया उनको, जब इसको अलग से लाकर बोए। तो वास्तविक प्रजनन में भी 7 परिवर्तन देखने को मिल रहा था, और जो वास्तविक प्रजनन नहीं था उसमें भी 7 परिवर्तन देखने को मिल रहा था। तो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये अचानक से परिवर्तन होता है, ना कि ये धीरे धीरे परिवर्तन होता है। मतलब हम एक जगह दूसरी जगह लाकर इसको बो दिए तो उसमें अचानक से ये परिवर्तन देखने को मिल गया, ना कि धीरे धीरे ये परिवर्तन देखने को मिला। तो इनका मत के अनुसार ये बताया कि उत्परिवर्तन ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, और उत्परिवर्तन का मतलब ही होता है कि अचानक से कोई परिवर्तन हो जाना। तो कुछ साइंटिस्ट द्वारा बोला जा रहा था कि नहीं, अचानक से कोई परिवर्तन होकर नई जाति का निर्माण नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन इनके द्वारा बोला गया ये सब चीज़ें देखकर कि अचानक से ही कोई परिवर्तन होता है, उससे नई जाति का निर्माण हो जाता है, इनका ये मत था। इसलिए कि ये एग्जाम्पल भी दे दिए थे और इस पर रिसर्च भी अच्छा खासा किए थे। आगे जो इसमें कड़ी पढ़ना है, संयोजन के बारे में पढ़ना। अभी हम लोग उत्परिवर्तन के, तो ये सब विकास का कड़ी बताया जा रहा है कि इसी काम क्या होता है, विकास होता था। पहला कारण हम लोग देख लिए उत्परिवर्तन के कारण होता है। दूसरा हम लोग इसमें जो देखेंगे वो क्या, किस कारण से, संयोजन के कारण हम लोग देखेंगे, संयोजन के कारण उत्परिवर्तन होता है। ये देख लेते हैं कितना लंबा टॉपिक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लगभग 2 क्लास का भी क्लास बचा हुआ है। तो संयोजन है, तो संयोजन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। संयोजन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।